स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बताया। अब मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने सिखाऊंगा कि किस तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। मैंने बताया था आपको कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें सभी प्रकार की सीट्स, चाहे रेवेन्यू नेचर की हैं चाहे कैपिटल नेचर की हैं, जो सीट्स हैं वो दिखाई जाती हैं और दूसरी तरफ पेमेंट्स दिखाई जाती हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की चाहे रेवेन्यू नेचर की है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि नॉमिनल अकाउंट है और इसमें रेवेन्यू नेचर की ही आइटम्स आएंगी और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने खर्चे हैं उनको डेबिट किया जाता है और जितने भी इनकम्स होती हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्रेडिट पक्ष खोलूंगा मैं आपको इनकम साइड को, कि इनकम साइड में कौन कौन सी आय होती हैं गैर लाभकारी संस्थाओं की। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि जो गैर लाभकारी संस्था है उनका जो मुख्य आय का स्रोत होता है वो सब्सक्रिप्शन होता है, चंदे के रूप में। तो चंदे को किस प्रकार से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को दिखाएंगे। आपको पता है कि जो सब्सक्रिप्शन की राशि है कई बार उसमें पिछले और अगले वर्ष से संबंधित चंदा दिया होता है, तो आपने चालू वर्ष से संबंधित चंदा को ही दिखाया जाएगा। और जो भी एडजस्टमेंट है, जैसे सब्सक्रिप्शन कई बार लेने को रह गई है या कई बार एडवांस में प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ऐड की जाएगी सब्सक्रिप्शन एट द एंड और आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पे जैसे कि आपको फाइनल अकाउंट करवाया था, आउटस्टैंडिंग का मतलब अदत होता है, वो व्यय के लगता है, लेकिन यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आय है और आय के लिए हम आउटस्टैंडिंग शब्द का यूज कर रहे हैं, अदत, लेकिन वो खर्चा नहीं है बल्कि आय है, ऐसी आय जो प्राप्त कर ली है लेकिन जो कमाई की है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, अर्थात आउटस्टैंडिंग है एट द एंड, जो इस वर्ष के अंत में अदत्त है, आउटस्टैंडिंग है, उसको ऐड किया जाएगा। और जो इस साल के शुरू में अर्थात पिछले वर्ष इस की जो सब्सक्रिप्शन इस वर्ष प्राप्त की तो उसको लेस किया जाएगा। इसी तरह से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर एट द बिगिनिंग होगा तो उसको लेस किया जाएगा, सॉरी ऐड किया जाएगा। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड है, वर्ष के अंत में अगर हमने प्राप्त की है तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्राप्त की होगी, उसको लेस किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये चार आइटम में आप सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट करेंगे। इसके लिए मैं अलग से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। इस तरह से और भी रेवेन्यू नेचर की जो इनकम्स होती हैं उसमें इंटरेस्ट फीस, मैंने बताया था प्रवेश शुल्क होता है, जो गैर लाभकारी संस्था है उसमें जो सदस्य आते हैं वो प्रवेश एडमिशन फीस देते हैं। तो उसमें जो इंटरेस्ट एडमिशन फीस होती है वो उसको मैंने बताया था आपको, अगर उसका एक कुछ पार्ट कई बार रेवेन्यू नेचर का दिया जाता है और कुछ पार्ट फिर कैपिटल नेचर का रहता है। तो जितना रेवेन्यू नेचर का पार्ट होगा उसमें दिया होगा क्वेश्चन में, तो उतनी राशि आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में अर्थात इनकम साइड में दिखानी है। अगर कुछ नहीं दिया है तो उसको आप रेवेन्यू नेचर का मान सकते हैं और कैपिटल नेचर का मान सकते हैं। ये मैंने इंटरेस्ट फीस के बारे में बताया था आपको। इसी तरह से डोनेशन, जनरल डोनेशन, जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो बैलेंस शीट में आती है, वो कैपिटल नेचर की होती है, लेकिन डोनेशन अगर जनरल डोनेशन है तो उसको आप इनकम साइड में दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इसी तरह से प्रॉफिट ऑन एनुअल स्पोर्ट्स, अगर आपने टूर्नामेंट करवाया, एनुअल स्पोर्ट्स करवाते हैं आप, उसमें अगर हमारी प्राप्तियां होती हैं उसमें से खर्चे घटा के बाद जो राशि बचती है वो प्रॉफिट माना जाता है। तो प्रॉफिट ऑन एनुअल स्पोर्ट्स अगर कोई दिया हो तो उसको भी आप इनकम साइड में दिखाएंगे उस प्रॉफिट को। रेंट, अगर आपके पास जैसे क्लब है उसका कोई हॉल आपने किराए पर दिया है या कोई चीज़ आपने किराए पर दी हुई है, कोई एसेट, तो उसका कोई रेंट प्राप्त होता है तो वो भी इनकम में आएगी, रेंट फ्रॉम क्लब हाउस जैसे यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह से आपने कहीं पे पैसा जमा करवाया बैंक आदि में, वहाँ से आपको ब्याज मिलता है तो दैट इज आल्सो इनकम। अगर आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है तो उससे आपको डिविडेंड प्राप्त होता है, लाभांश प्राप्त होता है, वो भी इनकम है। इसी तरह से और भी कई प्रकार की हमारी रिसीट्स हो सकती हैं जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखानी है। इसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट पक्ष में सारे के सारे खर्चे, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट होती हैं जैसे कि सब्सक्रिप्शन होता है, उसके लिए मैं आपको बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इस प्रकार के खर्चे होते हैं, सारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया है, उसी तरह से जैसे टू सैलरीज रेवेन्यू नेचर का है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे होते हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ के खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं आप, या इंश्योरेंस करवाइए उसका प्रीमियम देते हैं, किसी को सम्मानित किया उसके लिए खर्चा किया गया, ऑनरेरियम, बैंक आपसे कई बार बैंक चार्जेस लेते हैं तो वो भी आपका रेवेन्यू नेचर खर्चा है। कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग, आपने किसी को यात्रा बता दिया, न्यूज़पेपर या मैगजीन जो आप लगवाते हैं उसका आपका बिल या खर्चा, अगर छोटी मोटी कोई चैरिटी के रूप में कोई पैसा दान दिया। ऑडिट फीस, अगर आपने अकाउंट्स की ऑडिट करवाई तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो आप फीस देता है तो ऑडिट फीस।
रेवेन्यू नेचर की हैं। और अपकीप ऑफ लॉन, अगर कोई आपका लॉन वगैरह है उसके आपके लिए आप पैसा खर्च करते हैं या कोई माली आदि को पैसा देते हैं। ऑडिट एडवर्टाइजमेंट, अगर आपने अपने इंस्टीट्यूशन की, क्लब आदि की या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उसकी आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसका खर्चा हो सकता है। इसी तरह से सन्ड्री एक्सपेंसेस, और भी कोई खर्चे हो सकते हैं जो रेवेन्यू नेचर केस में आते हैं। इसके बाद आपके एडजस्टमेंट्स में डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने बताया था कि आप स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाते हैं या बैड डेट्स होते हैं, या स्थायी संपत्तियों को बेचने से जो लॉस होता है उसको आप लॉस को आप डेबिट साइड में दिखाएंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो उसको आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, स्थायी संपत्ति को बेचने से जो प्रॉफिट होता है। तो इस प्रकार से रेवेन्यू नेचर के खर्चे डेबिट पक्ष में और इनकम क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, जब लिख जाएंगे खर्चे और इनकम को लिख लेंगे तो आप टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड अर्थात इनकम साइड ज्यादा है तो दैट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एंड इट इज कॉल्ड सरप्लस, और उस राशि को आप डेबिट साइड में दिखाएंगे, डिफरेंस को, और टोटल करके बराबर कर देंगे। अगर डेबिट साइड ज्यादा है अर्थात खर्चे की साइड ज्यादा है तो दैट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो उसको आप डेफिसिट के रूप में क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। तो इस तरह से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है और शीट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाया जाता है। बाकी जो कैपिटल नेचर की आइटम्स है उनसे बैलेंस शीट बनती है, उसको मैं आपको बाद में करवाता हूँ।